जो आज के समय में सफलतापूर्वक पूर्ण करके और सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, उनको हम विदाई देते हैं। और ये को पूर्ण करने के बाद में व्यक्ति का अपना जो इंटरेस्ट होता है, जो उनकी स्किल होती है या जो रुचि जिस क्षेत्र में होती है, उसमें आगे जाने के अवसर जो है वो पैदा होते हैं। रमेश जी के बारे में जो भी अपने विचार रखना चाहें वो सादर आमंत्रित है। तो सबसे पहले मैं मेरे से ही शुरुआत करता हूँ। मेरे तो पड़ोसी हैं। तो आसिफ मीणा जी महाविद्यालय में एमफिल और पीएचडी कर रहा था एमफिल की ओर से। आपको हमेशा इस महाविद्यालय में मैंने पत्रिका तो सीखने के नए अवसर पैदा हुए। उन अवसरों में से अधिकतर क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए टीचिंग मेथड्स, अब इन टीचिंग मेथड्स में कितने लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट किया, कितनों ने ज़बरदस्ती सीखने की कोशिश करी, किसी ने वास्तव में सीखने की कोशिश करी लेकिन कोई अडॉप्ट नहीं हो पाए। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि और उनका टाइम टेबल भी जयपुर से आता था, कौन सा टीचर क्लास लाइव देगा और पूरे राजस्थान में उसका टेलीकास्ट होता। नए लोग आए उनको नहीं पता। तो उस समय यहाँ से नाम जाते थे, मांगे जाते थे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है किस टॉपिक में। आप हमेशा तैयार देख सकते। तो आप बनाने, पीपीटी सीखने में धीरे धीरे करते पूरा सीख गए। फिर जो कोविड आया तो उसके बाद नए ऐप्स आने लग गए, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग वगैरह, यूट्यूब पे कैसे बनाना, लगातार आप सीखते रहे। आज की डेट में खुद वीडियो बनाते हैं, खुद एडिट करते हैं, खुद ही अपलोड करते हैं। मतलब उसके बाद कोविड के 1 साल 1.5 साल बाद तक इन्होंने जरूर पूछा आपने कैसे करना है, उसके बाद खुद ही हैंडल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति में जो हम जनरली मानते हैं कि भाई एक सीखने की टीचर हमेशा एक सीखता रहता है, लर्निंग प्रोसेस में रहता है, तो आप में वो गुण जो है वो हमेशा रहा, अभी भी आप सीखते रहते हैं। और लेखन में आपका कोई मुकाबला नहीं है, सभी जानते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में आपकी कई उपलब्धियाँ हैं, आपका नाम है। और पर डे आज भी आपका वीडियो अपलोड होता है और आप डालते हैं, किसी भी एक करंट टॉपिक पे डाल देते हैं, उसकी आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक, हिंदी में जो भी टर्मिनोलॉजी आती है नहीं आती। स्वभाव में मैं और रमेश, डॉक्टर रमेश, मैं रमेश सिंह कहूँगा, बीच बीच में नाम आएगा, मैं बार बार डॉक्टर रमेश नहीं कहूँगा। इनके और मेरे मित्रता होने का, वो जितने विद्वतापूर्ण बात करते हैं मैं उतनी ही इनकी आलोचनात्मक बात करता हूँ। इनका सबसे बड़ा आलोचक मैं ही रहा हूँ, मित्रों को देखा जाए। और ये इनके परिवार जनों को भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो मैं इनकी आलोचना करता था मैं ही करता था। और पर लेकिन इनकी एक खूबी है कि मेरी आलोचना को ये सहर्ष स्वीकार करते, भले ही उसके ऊपर माने या न माने वो अलग बात है, पर सहर्ष स्वीकार करते। और उस आलोचना की वजह से आज तक हमारे संबंधों में कहीं कोई खटास नहीं है। एक बार का वाकया तो ऐसा है कि मैंने मिसेज मीणा और उनके बीच में घमासान होने की सी नौबत आ गई थी। और उस घमासान फिर दूसरे दिन जब हम मॉर्निंग वॉक में मिले तो मैंने कहा कि मैंने ही करवाई थी वो घमासान। क्योंकि तुम गलत किसी ट्रैक के ऊपर मेरी निगाह में गलत जा रहे थे, इसलिए मैंने भाभी जी को कहा कि भाभी जी आते ही पूछताछ कर लेना, झगड़ा करना। तो मित्रता ये है कि मैंने इनके हित के लिए या इनके परिवारजनों के हित के लिए जो मैंने वो झगड़े की नौबत आई कि जो मैंने पैदा की, उसको भी सहर्ष स्वीकार किया। कोई मन में खटास नहीं आया कि ये नालायक किस्म का आदमी है, झगड़ा करवाने वाला है, ऐसी कहीं नहीं है। मित्रों, मैं याद करता हूँ रमेश जी के साथ मेरा जो संबंध है आरपीएससी के उस वेटिंग हॉल में जहाँ इंटरव्यू दिए जाते हैं, उस वेटिंग हॉल से हमारा सफर, मतलब मित्रता का सफर शुरू हुआ। क्योंकि वहाँ वेटिंग हॉल में जो लोग मिलते हैं उस संभावना नहीं कि सिलेक्ट हो। और मैं भी तो बाद वाला इंटरव्यू दे रहा था तो ऐसे तुम कहाँ से, ये सवाल करते ही हैं, सामान्य बात है, कहाँ पढ़े हो, क्या किया, ऐसे सारी बातें पूछते हैं। तो रमेश ने उसी अंदाज में कहा मैं जेएनयू से। तो मैंने कहा मैं तो पड़ोस के कॉलेज से यार, पूरा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, क्योंकि आरपीएससी अजमेर में है और गवर्नमेंट कॉलेज 1.5 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो ये वाला अंदाज रहा। मैं भूल भाल गया
कि उस दिन इंटरव्यू में कितने लोग थे। रमेश के अगर रमेश यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलती इनको तो मैं इनको ही भूल जाता। बाकी और भी 7-8 लोग रहे होंगे लेकिन मुझे याद नहीं रहा। कारण उसका है कि नवंबर 1995 जेएनयू से आता हुआ लगा यार ये तू तलाके से बात करने वाला ये बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी है, तो जो तू करके बात कर रहा है, क्योंकि मैं भी उस जमाने में 25 शानदार प्रयास रहा उसके लिए। परंतु इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है कि एक विषय के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं रहा। मैंने देखा इनका एग्रीकल्चर के अंदर मैंने देखा एक पास में यहाँ पे इन्होंने जमीन का एक टुकड़ा ले रखा है, उसमें भी मैं इनके साथ में गया तो इनका उसमें भी बहुत बेहतरीन शौक और उसमें जानने की जिज्ञासा और उसमें कुछ नयापन करने की अभिलाषा, ये इनके व्यक्तित्व मेरे को दिखाई दी। साथ ही साथ एक नया जो इनका आयाम मेरे को दिखा वो दिखा जब हमारे महाविद्यालय में टेबल टेनिस की टेबल आई, तब पता चला कि इनके अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी भी छुपा हुआ है और इन्होंने उसको सीखा और सीखने के अपना और कंसंट्रेट करें। अभी मार्च के अंदर ओपन स्टेट है, फिर अप्रैल के अंदर ओपन नेशनल है, तो उसके लिए तैयारी चालू करें हमारे साथ में और आगे बढ़े। और मैं चाहूँगा कि आगे सर जरूर इसमें प्रयास करें। अपने इनका जो स्कॉलर जो एकेडमिशियन है इनके अंदर उसके तो ये करते ही है, वीडियो सर के आते ही है लगभग। स्वस्थ रहने के सामना करता हूँ। लगभग 29 वर्ष हुआ ना जी, और 6 महीने की नौकरी पूर्ण करके राजकीय सेवा से विदा हो। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला होता है वो कभी न तो बोर होगा और न उसकी दिनचर्या असंयमित कभी होगी। रमेश जी उनमें से हमेशा इनको किताब के साथ देखा गया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे से ज़्यादा जब भी ये घर पे आए ये मेरे पिताजी से बातचीत करते हैं जो 90 वर्ष के हैं इस समय, और वो इनको देख के बहुत खुश होते हैं। अभी भी ये कुछ समय पहले आए थे कार्ड देने, तो बाबूजी से इन्होंने बहुत देर तक बात करी और वो हमेशा इनसे बात करते हैं। मैं आपके जो प्रतिभा के धनी हिंदी साहित्य के आधिकारिक अध्येता प्रोफेसर रमेश चंद्र मीणा का जन्म श्रीमती प्रसादीबाई एवं श्री मांगीलाल के परिवार में 1 जनवरी 1965 को ग्राम प्रेमसर मध्य प्रदेश में हुआ। आप 4 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर रहने वाले, परंतु धैर्य, संतोषी, मेहनती, कुशलता एवं बुद्धिमत्ता के प्रथम स्थान को सुशोभित करने वाले हैं। आपके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला, गृहिणी पुत्री मोनिका मीणा कृषि निदेशक बूंदी में कार्यरत है तथा सबसे अनुज पुत्र सौरभ मीणा अध्ययनरत है। शैक्षणिक परिदृश्य, दादाजी के गांव से वर्ष 1983 में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर आपने सीनियर और स्नातक स्तर की शिक्षा सवाई माधोपुर से प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वर्ष 1987 में अर्थशास्त्र विषय में स्नातक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से एमफिल एवं पीएचडी विषय क्रमशः झूठा सच में देश विभाजन तथा स्वतंत्र हिंदी उपन्यास साहित्य में आदिवासी जीवन पर उपाधि प्राप्त की। राजकीय सेवा काल एवं प्रशासनिक भूमिका, यह आपकी कठिन मेहनत, लगन एवं जुनून का ही परिणाम है कि आपने 16 सितंबर 1994 से 2 नवंबर 1995 तक यूपीएससी द्वारा चयनित होकर केंद्र प्रशासित प्रदेश दमन के महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में राजकीय सेवा प्रारंभ की। इसके पश्चात आरपीएससी से चयनित होकर 3 नवंबर 1995 को राजकीय महाविद्यालय बूंदी में लगातार 2.5 दशक तक शिक्षक, शोध निदेशक, उपन्यास व साहित्यिक समालोचक की भूमिकाओं का निर्वहन किया। आप वर्ष 2022 में उच्च शिक्षा के सर्वोच्च पायदान प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए। इसी क्रम में आपने शैक्षणिक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक भूमिका का दायित्व सहर्ष स्वीकार कर 8 अगस्त 2023 से 23 दिसंबर 2024 तक नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय हिंडोली में प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इसके पश्चात सेवा काल के अंतिम सप्ताह में आपने राजकीय महाविद्यालय बूंदी में
कार्य ग्रहण कर अपनी राजकीय सेवा काल की सफलतापूर्वक इतिश्री की है। अकादमिक व साहित्यिक क्षेत्र में योगदान। हिंदी साहित्य के अकादमिक एवं शोध के क्षेत्र में आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब तक आपके निर्देशन में 2 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तथा 1 शोधरत है। आपने आदिवासी, दलित एवं कथा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध एवं लेखन कर अपनी एक अलग छवि स्थापित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि जैसी प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं में आपने सेवाएं प्रदान कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर वर्ष 2007 से 2011 के मध्य आपने दलित साहित्य की प्रवृत्तियां, आदिवासी साहित्य दशा और दिशा तथा आजादी के बाद आदिवासियों को क्या मिला जैसे अछूते विषयों पर 3 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन कर अपने शोधार्थियों के लिए आदिवासी एवं दलित साहित्य के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन का कार्य किया। हिंदी साहित्य में शोध उपलब्धियां। आप आदिवासी विषय पर आधारित पत्रिका अरावली उद्घोष के कई संस्करणों में अतिथि संपादक का कार्य कर चुके हैं। साथ ही हिंदी साहित्य की विभिन्न उच्च मानक प्राप्त पत्र पत्रिकाओं जैसे जनसत्ता, युद्धरत आम आदमी, किस्ता हिमालय, मधुमती, हंस, अनवे साचा, ट्राइब, संकल्प, अपेक्षा और दैनिक अंगद इत्यादि में 24 आलेख प्रकाशित कर चुके हैं। संपादित पुस्तकों में 15 आलेख तथा अब तक कुल 13 पुस्तकें प्रकाशित कर आपने लेखन एवं साहित्यिक कौशल का अभूतपूर्व परिचय दिया है। वर्तमान दौर में समसामयिक विषय वृत्त विमर्श पर आधारित सांझ का सफर नवीनतम पुस्तक का प्रकाशन सेवानिवृत्ति से पूर्व हो रहा है। आपने अब तक 15 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में पत्र वाचन कर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। सूचना तकनीक एवं साहित्य में बेहतर समन्वय। सूचना एवं संचार तकनीक के इस आधुनिक दौर में आपने एक साहित्यकार के रूप में डिजिटल युग से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए आईसीटी एवं साहित्य के संगम को नई पीढ़ी के लिए सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। आपने सूचना तकनीक की विभिन्न विधाओं का अधिगम कर उसे विद्यार्थियों एवं पाठकों के समक्ष नए अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दिशा में आपने यूजीसी योजना की ईपीजी पाठशाला में 5 वीडियो रिकॉर्डिंग, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, समसामयिक विषयों, प्रेरणादायक, आलोचनात्मक, नवीन पुस्तक समीक्षा से संबंधित 700 से अधिक वीडियो रिकॉर्ड कर स्वयं के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आपकी तकनीक कौशल व इसके प्रति सीखने की ललक नई पीढ़ी के साथ साथ आपके दौर की पीढ़ी के लिए भी सदैव अनुकरणीय रहेगा। इसके साथ साथ विभिन्न कौशलों के अलावा आपने खेल आपके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। खेल के प्रति आपकी रुचि से न केवल विद्यार्थी बल्कि साथी शिक्षकों को भी प्रेरित किया है। टेबल टेनिस के प्रति विशेष लगाव से प्राचार्य के रूप में राजकीय महाविद्यालय हिडोली के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में अवसर प्रदान कर प्रतिभाओं को निखारने में अपूर्व योगदान दिया है। आपने स्वयं भी राज्य स्तर पर टेबल टेनिस 2024 में बूंदी जिले का प्रतिनिधित्व कर अपने खेल कौशल व जीवटता का परिचय दिया है। विलक्षण प्रतिभा के सम्मान स्वरूप अब तक आप क्रांति धरा मेरठ साहित्य सम्मान 2017, वाचस्पति सम्मान जयपुर 2019 तथा जन साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित हो चुके हैं। एक शिक्षक, लेखक और पाठक के रूप में सरलता, सहनशीलता, सहृदयता, संवेदनशीलता एवं अनुशासन प्रियता की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर रमेश चंद्र मीणा 3 दशक की गौरवपूर्ण, गरिमामय, उत्कृष्ट एवं सुदीर्घ राजकीय सेवा पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साहित्य, संस्कृति और मूल्यों से भी जोड़ा। आपकी कक्षाओं में हिंदी केवल एक विषय नहीं थी, वह एक माध्यम थी जिसमें छात्रों ने अपने विचारों को और हमारे उस दौर के साथी चंद साथी बचे। चंद शब्द से याद आता है कि हमने एक साहित्यिक ग्रुप भी चंद मित्रों का बनाया था, जो वो चंद ही बचे हैं गवाह के रूप में। और आज चूँकि 31 दिसंबर ये पहले ही मुझे
पूरा शक था कि इसमें इतने लोग हो जाइए तो काफ़ी है, क्योंकि सीटें भरी हुई है। स्टाफ रूम में जितनी सीटें होती है, अक्सर मैंने कईयों को विदा होते हुए यहाँ से देखा, और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इसी जगह से विदा हो जाऊँगा, क्योंकि अंतिम समय में कहीं भी हो सकते हैं, और वो भी किया। मैं इस महाविद्यालय से विदा जरूर हो रहा हूँ, लेकिन बीच के दौर में मैंने दूसरा महाविद्यालय देखा, उसकी भी कल्पना नहीं की थी। तो बहुत कुछ जिंदगी में कल्पना से परे होता है, हम सोचते कुछ, होता कुछ है, और यही जीवन की सच्चाई है। जब कोई बात आती है तो हम घबरा जाते हैं, और घबराहट दिन में 24 घंटे में भी कई बार होती है, महीनों में होती है, साल में कुछ घटनाएं होती है, लेकिन हमें फेस तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे अवसर इस महाविद्यालय ने दिए, और इसी महाविद्यालय ने वो अवसर भी दिए जो मैंने सपने देखे। और सपना मेरा कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, यूँ कहें तो बहुत बड़ा भी था, क्योंकि प्रोफेसर को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, लोग मानेंगे। इसी सपने को लेकर के मैं दमन से चला था, वरना दमन ही रहता। दमन मुझे दे दिया था। दमन के साथ पोर्ट ब्लेयर का भी ऑफर आया था, तो ऑफर मैंने इसलिए छोड़ा कि चलो दमन ही चले, क्योंकि जितनी तनख्वाह 4000 थी उस जमाने में, और फ्लाइट का किराया भी 4000, बचेगा क्या? अभी 40000 बता रहे, जितनी हमारी तनख्वाह उतना ही आने जाने का किराया। 2 महीने तो उसी में चले गए, 2 महीने टैक्स में चले गए, 8 ही महीने बचे। तो इसलिए दमन स्वीकार किया, और दमन के बाद जैसा लालचंद ने बताया, तो ये संस्मरण भी ताज़ा हुआ कि हम शुरुआत जहाँ से की, अजमेर से, वो साथी हमारे बीच में है। हिंदी विभाग उस वक्त 7 का हुआ करता था, आज घटते घटते 2.5 और 1.5 पे आके बचा है। ये विकास है शिक्षा का। हम विकास कर रहे हैं, तो शिक्षा का विकास किस तरह से हो रहा है? 1995 में अगर हम 90 थे तो आज 40 है, और बच्चे शायद 2,500-3 हज़ार थे, आज 6,000 पार कर गए। इस हिसाब से हम 150 होने चाहिए, लेकिन हम 40 रह गए, शायद देश की जनसंख्या के अनुसार। तो देश आज़ाद हुआ तब 40 करोड़ थे, पॉपुलेशन तो बढ़ी, संसाधन कम हो गए, प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे। तो उसी तरह से सपना देखा प्रोफेसर का, जो पूरा किया हुआ कॉलेज में सर सहयोग से राज्य सरकार के बतौर। प्रोग्राम चल रहा था महाविद्यालय हिंडोली ने वैसे वहाँ रहते रहते ही प्रोफेसर बने। महाविद्यालय हिंडोली से वैसे जीवन की कई सच्चाइयां सामने आई। हम महत्वाकांक्षा के तहत कोटा चाहिए, जयपुर चाहिए। मुझे भी अवसर मिला था कि चलो दिल्ली आइए, मैंने दिल्ली नहीं आएंगे। फिर इन्होंने कहा जयपुर चले आए, मैंने जयपुर भी नहीं आएंगे। जो बूंदी दे दिया एक बार तो बूंदी रहे। शायद यही बात थी कि जब हिंडोली का ऑफर दिया, ऑफर क्या दिया, भेजा गया, भेजा सप्ताह भर दे दिया, महीना भर किया, फिर महीना भर 6 बार किया, फिर 7वीं बार में भूल गए कि इनको आगे बढ़ाना है। ऐसे में फिर मैं भी भूल गया। फिर मैंने सोचा कि हम यहाँ के लिए ही है, इसलिए कार से गया, इलेक्ट्रिक गाड़ी ली, उससे चढ़ाई नहीं चढ़ी गई तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बदला। फिर मुझे लगा कि पिकनिक की तरह, ये समझो कि पिकनिक में जा रहे हैं, तो पिकनिक का एहसास करते हुए हिंडोली जाता रहा, और वहाँ जो बाधाएं संकट आते रहे वो तो आने ही है। आप सहजता से कहीं नहीं रह सकते। मैडम को सोशियोलॉजी वाले को लगाया, वो रिपोर्ट चली गई। फिर पता चला कि हिंडोली में ऐसा क्या है कि जिसको भी भेजा जाता है वो कोर्ट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ही ठहरना है, इसलिए फिर मैंने किसी से कहना भी बंद कर दिया। लोग ही कहते थे कि आपकी जगह वहाँ नहीं है, यहाँ आइए। तो कुल मिलाकर के फिर बाद में जब 1 साल होने लगा, हमने सोच लिया कि अब कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब चूंकि अब वो
एक बच्चा अभी जवान हो रहा है, हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी वहाँ जरूरत है, अभी भी लाइब्रेरी बन रही है। सहयोग ये कि हमारी ख्वाहिश बगीचे की रही, तो हमने बगीचा उस कॉलेज को उसमें लिया नक्शे में, तो बगीचा भी बनेगा। ऑडिटोरियम बना रहे थे, उसकी जगह लाइब्रेरियन, हमारे बूंदी की लाइब्रेरी अच्छी लगी तो मुझसे कहते हैं भाई आप तो नक्शा यहाँ का बिल्कुल इसी का नक्शा बना दो, जितना भी बने पर बनाओ ऐसा ही। तो लाइब्रेरी बन रही है, यानी कि अभी निर्माण कार्य चालू है, बंद नहीं हुआ, बाउंड्री बन रही है। 5 करोड़ सीधे ऊपर से आ गया, यानी 5 करोड़ से कम में तो बन गया, इसके बावजूद 5 करोड़ और आ गया, जिसको अब दिलीप जी जैसे लोग स्मार्ट क्लास बना सकेंगे और बनाएंगे तो यहाँ की स्मार्ट क्लास भी बेहतर बनेगी। लेकिन फिर अगर ऐसा हुआ तो वो कॉलेज बहुत कुछ कर रहा है। तो इस कॉलेज ने हमें एक अवसर दिया, एक मैदान दिया महाभारत का, कुरुक्षेत्र का। इंडोली में बहुत कुछ हुआ, हम सोचे कि हम प्रोफेसर है, लेकिन पता चला पटवारी से भी भिड़ंत हुई, तहसीलदार से हुई, एसडीएम से हुई, यहाँ तक कि पटवारी को लिख करके दिया कि भाई आप नापिए। तहसीलदार को दिया तो तहसीलदार ने एक बार ये जवाब दिया कि मैंने ऑर्डर दे दिया पटवारी को, अब ये काम पटवारी का, मेरा थोड़ा ही। तो पर एसडीएम से मिलना पड़ा। ये देखा कि हमारा काम अगर नहीं होना है तो कहीं भी नहीं होगा। कलेक्टर से मिले, कलेक्टर ने लिख करके दे दिया, उसकी नाप जोक फिर भी नहीं हुई।